आज ये यूपी की दूसरी क्लास है और इसमें हम यूपी की पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी में हम विधान परिषद, विधानसभा, मंत्रिपरिषद, पंचायती राज और सचिवालय वगैरह की बात करेंगे और यहाँ पर हम इस पॉलिटी को ख़त्म करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम यूपी का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर और उसके बाद यूपी का भूगोल और यूपी इकोनॉमिक्स और फिर एक्स्ट्रा चीज़ें देख करके यूपी समाप्त हो जाएगी। तो यूपी की पॉलिटी अगर हम देखें तो उसमें हमें दो चीज़ें देखनी है, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यूपी में केंद्र की तरह ही विधानमंडल है। उस विधानमंडल में तीन चीज़ें हैं, तीन अंग हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। फिर हम अगर एक एक कर देखना शुरू करें तो सबसे पहले हम देखेंगे विधान परिषद, क्योंकि हम जब संसद पढ़ते हैं तब भी हम सबसे पहले देखते हैं विधान, मतलब विधान बनाते समय जैसे केंद्र के स्तर पर सबसे उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, वैसे ही राज्य में उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। हालांकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती, यूपी में है। तो देखते हैं विधान परिषद का जो कार्यकाल है फिक्स नहीं होता। अगर आप कहते हैं 6 साल तो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, वो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है 6 साल, जिसमें से 1/3 सदस्य 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। MBA कुट, ठीक है याद करने की, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और तेलंगाना। आरक्षित सीटें देखें तो विधान परिषद में आरक्षित सीटें भी हैं और वो आरक्षित सीटें जाति के आधार पर नहीं है, विशेषज्ञता के आधार पर हैं। और विशेषज्ञता किन क्षेत्रों में है? लास, मतलब लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस और सहकारिता। योग्यता क्या है विधान परिषद के सदस्य बनने की? मिनिमम एज हो 30 साल, भारत का नागरिक हो और यूपी का निवासी हो और यूपी में उसकी वोटिंग पावर हो। बाकी लाभ के पद पे ना हो, पागल दिवालिया कोढ़ी ना हो, अन्य विषय योग्यताएं सेम होती है। 3 ऐसे सभापति हैं यूपी की विधानसभा के जो 4 बार सभापति बने हैं, जिसका नाम है DVSN, दरबारी लाल शर्मा, वीरेंद्र बहादुर सिंह, शिव प्रसाद गुप्ता, नित्यानंद स्वामी। और ये जो चुनाव होता है इसमें वो बिल्कुल राज्यसभा की तरह, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणी मत हस्तांतरणी तरीके से होता है। अगर हम बात करें कि ये जो यूपी की विधान परिषद है या फिर किसी भी राज्य की विधान परिषद या केंद्र में राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। हाँ, विधानसभा समाप्त हो सकती है लेकिन विधान परिषद कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल फिक्स होता है, इसका नहीं होता। अगर हम बात करें कि सीटें कितनी हैं तो यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, ठीक है ना, और 1937 से इसका गठन हुआ है। मैक्सिमम विधानसभा के 1/3 सदस्य हो सकते हैं किसी विधान परिषद में, मिनिमम 40 हो सकते हैं। और अगर हम बात करें सभापति या उपसभापति में तो पहले सभापति जो बने थे यूपी की विधान परिषद के वो थे सीताराम। पहली जो महिला विधानसभा सभापति बनी थी वो थी उपसभापति बेगम एजाज रसूल 1936 से 1950। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, गणतंत्र हो गए फिर 1950 में, तो गणतंत्र के बाद में भारत के इस राज्य के पहले विधान परिषद सभापति बने चंद्रभाल। कौन बने? चंद्रभाल। तो अगर पूछे कि सबसे पहले कौन सा है विधान परिषद के सभापति, तो आज़ादी के पहले थे सीताराम और आज़ादी के बाद यानी गणतंत्र के बाद सबसे पहले बने चंद्रभान। और आर्टिकल 169, 171, 172 इन आर्टिकल से विधान परिषद का उल्लेख है। मैं इसको एक बार ऐसे करके रखे दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से बैठ के इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग कुल पढ़ लेते हैं विधानसभा। विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 में है और विधानसभा में आप देखेंगे कि ये केंद्र की लोकसभा की तरह ही है। अगर आपने केंद्र में लोकसभा पढ़ी है तो विधानसभा पढ़ना आपके लिए हलवा है। विधानसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होता है, जिनका वर्णन आर्टिकल 178 में है। और पहले अध्यक्ष बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन और वर्तमान में है सतीश महाना। इसमें अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब हम सीधे उनको चुनते हैं। इसको सामान्य सभा भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं या MLA सदन भी कहते हैं।
संरचना अगर देखें तो किसी विधानसभा में अधिकतम 500 न्यूनतम 60 लोग होते हैं, आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख है। पर यूपी में अगर आप देखें तो सन 2000 के पहले जब तक उत्तराखंड नहीं बना था तब तक यूपी में 425 लोग थे। 2000 के बाद में 404 लोग हो गए। वर्तमान में 403 लोग हैं, क्योंकि 104वें संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को खत्म कर दिया गया है। धर्म विधेयक पर लोकसभा सर्वोच्च होती है, जैसे केंद्र में, वैसे ही राज्य में विधानसभा होती है। यानी धर्म विधेयक का प्रमाणन और धर्म विधेयक की शुरुआत सिर्फ विधानसभा से ही हो सकती है। तो टोटल सीटें कितनी है? 403। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं प्रयागराज में 11, और सबसे कम सीटें हैं श्रावस्ती में 1, और श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी है। और यूपी में जो सबसे ज़्यादा सीटों का टोटल देखें 403 सीटें, तो उसमें से 315 जो है 315 वो सामान्य है, 89 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से 4 एसटी की है, शेड्यूल ट्राइब की है, और बाकी की बची 85 एससी की है। ऐसे सीएम जो विधानसभा के सभापति भी रह चुके हैं, जैसे बनारसी दास है, श्रीपति मिश्रा है, ये अध्यक्ष भी रहे हैं 1977 से 79 तक, और 79 से 80 तक सीएम भी रहे हैं। फिर श्रीपति मिश्रा है 80 से 82 तक अध्यक्ष भी रहे, 82 से 84 तक सीएम भी रहे। और ऐसे लोग जो 3-3 बार विधानसभा के सभापति बने हो, वो है उसकी ट्रिक है आका, आत्माराम गोविंद खेर, केसरीनाथ त्रिपाठी। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि यूपी में जो 75 ज़िले हैं उनमें से 13 ऐसे भी जो ज़िले हैं जिनका नाम कुछ और है पर उनके मुख्यालय का नाम कुछ और है। जैसे कि संत कबीर रविदास नगर है, उनका ज्ञानपुर है मुख्यालय का नाम। संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। कुशीनगर का पटरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। जालौन का उरई है। फर्रुखाबाद का फतेहपुर है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। अमेठी का गौरीगंज है। कौशाम्बी का मंजनपुर है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, और श्रावस्ती का फिनगा है। कुछ जिलों के बदले हुए नाम अगर हम देखें तो पुराना नाम नया नाम देख लेते हैं। पुराना नाम था भदोही, नया नाम है संत रविदास नगर। पुराना नाम था हापुड़, नया नाम है पंचशील नगर। पुराना नाम था अमेठी, नया नाम है गौरीगंज। पुराना नाम था हाथरस, नया नाम महामाया नगर। पुराना कानपुर देहात, नया रमाबाई नगर। पुराना कासगंज, नया काशीराम नगर। पुराना संभल, नया भीमनगर। पुराना ललितपुर, नया देवगढ़ नगर। पुराना फर्रुखाबाद, नया पांचाल नगर। पुराना एटा, नया बदायूं का निजामुद्दीन नगर। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री का सहयोग करने के लिए, वैसे तो कहा जाता है राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वैसे ही राज्य के स्तर पर राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद वैसे बड़ा रूप है और मंत्रिमंडल छोटा रूप है। जो मेन मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, उनको मंत्रिमंडल कहते हैं, और सारे मंत्रियों को मिला के मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो आर्टिकल 163 के अंदर राज्यपाल के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान, थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, जिसका प्रधान सीएम होगा, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री होगा। केंद्र का सिर्फ प्रधानमंत्री होगा। चेक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो मंत्रिपरिषद जो है उसमें राज्य मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आते हैं, उप मंत्री भी आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं। तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी होती है। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। इसका मतलब मंत्रिमंडल का आकार छोटा है, हालांकि मंत्रिमंडल के पास पावर ज़्यादा है। वैसे भी पावर कम लोगों के पास होती है, ज़्यादा लोगों के पास नहीं। न्यायपालिका की बात करें तो सरकार का तीसरा अंग है, संविधान का रक्षक है, अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है कोर्ट में जो भी डिसीजंस आते हैं उन डिसीजंस को नज़ीर के रूप में रखा जाता है आने वाले वैसे ही केसों के लिए। 214 आर्टिकल में एक राज्य के अंदर एक हाईकोर्ट का प्रावधान है। हालांकि एक से अधिक राज्यों का लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, आर्टिकल 231 में ऐसा कहा गया है। यूपी के अंदर 1866 तक आगरा हाईकोर्ट था, और 1869 में आगरा हाईकोर्ट को हटा करके इलाहाबाद में बना दिया गया। हालांकि बाद में उसी खंडपीठ बेंच को बनाया गया लखनऊ में। पहले जो जस्टिस थे, आज़ादी के पहले जो जस्टिस बने थे वो थे वाल्टर मोर्गन 1866 में, और आज़ादी के बाद जो पहले जस्टिस बने थे वो थे विधु भूषण। हालांकि कहीं कहीं पे आंसर कमलकांत वर्मा भी मिलता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में से कौन सा आंसर ऑप्शन में दी। अब अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रशासन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन करने की कला। तो राजनीतिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद हम पढ़ चुके हैं। प्रशासनिक प्रमुख सचिवालय हम पढ़ लेंगे। ये दोनों मिलकर नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसी मेक करते हैं, और निदेशालय जो है वो नीतियों को लागू करवाता है, कार्यान्वित कराता है। यानी सचिव और मंत्री यानी सचिवालय और मंत्रिपरिषद यानी प्रशासनिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख आपस में मिलकर नीतियों को बनाते हैं, और निदेशालय जो कर्मचारी विभाग होता है वो उसको लागू करता है। ठीक है ना।
तो जो राज्य सचिव पर अगर ध्यान से देखें तो विशेष क्षेत्र प्राधिकरण बनाए जाते हैं, सामुदायिक विकास प्राधिकरण होते हैं, खंड होते हैं, 8 होते हैं। विकास प्रशासन कैसे चलता है कि मतलब 18 मंडलों में पहले यूपी को बांटा जाता है, फिर उन 18 मंडलों को 75 जिलों में बांटा जाता है, उन 75 जिलों को 351 तहसीलों में बांटा जाता है, उन 351 तहसीलों को 822 ब्लॉक्स में बांटा जाता है। फिर गांव होते हैं 1,60,000 के ऊपर, हालांकि उसमें नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद ये सब अलग अलग होती है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो राज्य सचिवालय का जो कार्य है वो है नीतियों को बनाना और उसको लागू करवाना। हालांकि बनाने में सचिव और मंत्री का हाथ होता है और लागू करवाने में निदेशालय का। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव जो होता है मेन, वो प्रशासन की धुरी कहलाता है, क्योंकि वो सचिवों का सचिव होता है, सबसे बड़ा सचिव होता है। उसके नीचे अतिरिक्त सचिव, उसके नीचे प्रमुख शासन सचिव, उसके नीचे प्रमुख शासन सचिव, उसके नीचे संयुक्त शासन सचिव, उसके नीचे उप सचिव, उसके नीचे अवर सचिव, उसके नीचे कार्यालय अधीन प्रयोगशाला सचिव। फिर ये ऐसे गया है ऊपर, लेकिन है ये नीचे सहायक अधीनस्थ सचिव, फिर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, फिर स्टेनोग्राफी जो पोस्ट निकलती है, फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी झाड़ू पोछा वाले। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम यूपी पॉलिटी के भीतर एक आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब यूपी का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। उसके अगले वीडियो में यूपी की भूगोल पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो यूपी का जो पॉलिटी का आखिरी टॉपिक होता है वो होता है पंचायती राज। पंचायती राज एक ऐसा हिस्सा है प्रशासन का जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी देता है, मतलब जड़ से। तो गांधी जी ने ग्राम पंचायतों को राम राज्य कहा है। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता कहलाते हैं। आधुनिक पंचायती राज के जनक राजीव गांधी कहलाते हैं। पंचायती राज का स्वर्णकाल राजीव गांधी के टाइम को माना जाता है और पंचायती राज के ठहराव या पतन का काल इंदिरा गांधी है। ये शुरुआत के 4 पॉइंट एवरग्रीन क्वेश्चन है, आते ही हैं। पंचायती राज का अगर विकास देखें तो वैदिक काल में ग्रामयोजक होते थे, बुद्ध काल में ग्रामक, मौर्य काल में ग्रामणी, मुगल काल में मुकद्दम होते थे। ब्रिटिश काल में देखें तो मेन विकास वहाँ हुआ है। 1870 में लॉर्ड मेयो के समय प्रस्ताव आया, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। 1916 में गांधी ने राम राज्य कहा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम केंद्र के स्तर पर, और 1953 में विस्तार सेवा कार्यक्रम आता है जो कि असफल हो जाता है। फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान जिले के नागौर जिले के बगदरी गांव से नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है। उस समय राजस्थान में सीएम होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जो उस समय राजस्थान के सबसे युवा सीएम होते हैं। 1957 में पंचायती राज के सफल संचालन के लिए समितियां बनना शुरू होती हैं। बलवंत राय मेहता समिति बनती है 1957 में। तो देखिए बलवंत राय मेहता के नाम में तीन शब्द हैं, बलवंत राय मेहता 3 शब्द हैं। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग की थी कि पंचायती राज 3 स्तर का हो। सबसे ऊपर जिला पंचायत, उसके नीचे पंचायत समिति, उसके नीचे गांव पंचायत। जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभाले, पंचायत समिति को ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत को प्रधान संभाले, और यहीं से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दिखने लगेगा। फिर देखा गया तो आगे टाइम आया 1977 जब आज़ाद भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसके पीएम होते हैं मोरारजी देसाई, और इस समिति बनाते हैं अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता के नाम में शब्द में 2 अक्षर हैं, अशोक और मेहता। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती की मांग की, जिला स्तर पर जिला परिषद, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी इन्होंने मध्य में मंडल स्तर की बात नहीं की, सॉरी ब्लॉक स्तर की। और इन्होंने कहा द्विस्तरीय पंचायतों पर 4 वर्ष पर चुनाव होंगे और दलीय सरकारें बनेंगी, मतलब दल पर चुनाव होंगे। 1985 में पीके थुंगन समिति सिफारिशें देती है। 86 में एलएम सिंघवी देती है और कहती है कि 5 वर्ष पर चुनाव हो, नियमित चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायतें की मांग कहता है। 1985 में राजीव गांधी के समय पर 64वां और 65वां संशोधन होता है 1986 में, पर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में ठहर जाता है, इसलिए ये बिल नहीं पास हो पाता। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम होते हैं तो 73वां 74वां संशोधन आता है, और 1993 में 92 में आया एक्ट लागू हो जाते हैं दोनों। फिर 1993 में 73वें संशोधन से 1993 में पंचायतें, 74वें संशोधन से 1993 में नगरीय स्वशासन लागू होता है। पीएम उस समय नरसिम्हा राव होते हैं, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा होते हैं। भाग 9 में 93 से 73वें संशोधन से पंचायतें जुड़ती है। आर्टिकल 243 से 243 ओ मैं आपको याद भी करवा दूंगा, बहुत आसानी से याद होगा। यानी 16 अनुच्छेदों में लागू किया गया, क्योंकि ओ 15 पे आता है ना, और टोटल पे लाके 16। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय डाले गए, और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नगरीय स्वशासन 74वां संशोधन 1993 भाग 9 ए जोड़ा गया। 243 पी से 243 जेड जी तक 18 अनुच्छेदों में लागू किया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 निकाय बनाए गए, 18 काम कहे गए। 1 जून 19
73 को ये लागू हुआ, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि हम पंचायतों से जुड़े आर्टिकल्स को याद कर ले बिना किसी कठिनाई के। तो चलिए आइए याद करते हैं पंचायतों के आर्टिकल्स को। तो 243 परिभाषा है पंचायतों की। फिर हम ABCD करते करते याद कर लेंगे। तो बस आप किसी एक अक्षर को, किसी एक लेटर को किसी एक चीज़ से डिनोट कर लो, याद हो जाएगा आसानी से। तो 243 ABCDEFGHIJKLMNO और ऊपर खत्म हो जाएगा। तो A में होता है असेंबली, मतलब ग्राम पंचायत सभा, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम सभा का गठन। और B का मतलब होता है बिल्ड, मतलब ग्राम पंचायत का गठन। C का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन यानी संरचना। फिर D का मतलब दबे कुचले, मतलब SC ST OBC महिला जो दबे कुचले होते हैं उनको लिए आरक्षण। E का मतलब ईयर मतलब अवधि, अवधि मतलब कार्यकाल। F मतलब फेल मतलब पास ना होना यानी अयोग्यताएं, सदस्यों की अयोग्यताएं। फिर G मतलब जीनियस, मतलब शक्ति, जीनियस के हाथ में होती है तो पंचायतों की शक्ति। H मतलब हाई टैक्स, मतलब पंचायतों के कर लगाने की शक्ति। I मतलब इनकम मतलब वित्त मतलब राज्य वित्त आयोग। फिर J मतलब जांच मतलब लेखों की संपरीक्षा या जांच। फिर K मतलब कैल मतलब इलेक्शन कमीशन। L मतलब लागू होना है, संघ व राज्य क्षेत्रों में लागू होना। M मतलब मना होना, कुछ क्षेत्रों में मना होना। N मतलब निरंतर बने रहना, पंचायतों का बने रहना। O मतलब ऑब्जेक्शन यानी विवाद, तो चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मतलब इन विवादों को लेकर के। ग्राम पंचायत तीनों स्तरों पर चुनाव प्रत्यक्ष होगा, मतलब जो मेन होगी। तो उम्मीदवारों की एज 21 साल होगी। 3 स्तरों कट गया, ध्यान रखिएगा, उम्मीदवारों की एज 21 साल होगी। याद करिएगा, PM CM सांसद विधायक बनने के लिए, खासकर कहाँ का, MLA बनने के लिए, विधानसभा का बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 साल, राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 साल और प्रधान या सभासद बनने के लिए 21 साल चाहिए। तीनों स्तरों पर 1/3 आरक्षित सीटें। OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करेगा, हालांकि SC ST का आरक्षण अनिवार्य है जनसंख्या के अनुपात में। तो SC ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में देना ही होगा, लेकिन OBC का आरक्षण राज्य का विधानमंडल तय करेगा देना है या नहीं। बाकी तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी और कार्यकाल 5 वर्ष होगा। भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। यूपी के अंदर 75 जो है जिला पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 58,189 पंचायत समितियां हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो नगर पालिका परिषद है, एक अध्यक्ष होगा, चुनाव प्रत्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और निर्वाचित सदस्य होंगे 25 से 55, मनोनीत सदस्य होंगे 3 से 5। नगर पंचायत होगी, एक अध्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, उपाध्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। 3 प्रकार के सदस्य होंगे, 20 निर्वाचित होंगे 24 तक और मनोनीत होंगे 2 से 3 तक। तो यहाँ पर आकर के यूपी का पॉलिटी समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो यूपी का इतिहास पढ़ लेंगे, उसके अगले वीडियो में यूपी का आर्ट एंड कल्चर, उसके अगले वीडियो में यूपी का भूगोल और उसके अगले वीडियो में यूपी का इकोनॉमिक्स पढ़ के लास्ट में यूपी का विविध करके हम यूपी स्पेशल को खत्म कर लेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा तो आपका सहयोग भी बनता है, बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद।